समझते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको पाचन तंत्र में क्या बताया था, पाचन तंत्र आपका शुरू हो जाता है मुंह से, ठीक है, मुंह से शुरू हो जाता है। इसमें सबसे पहले काम किसका होता है, दांतों का। तो दांत क्या करते हैं, वो बिल्कुल खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, क्यों, जिससे उनमें बेटा क्या हो जाता है, लार अच्छे से घुलती है या फिर उनको पचाने में थोड़ी सी आसानी होती है। आप समझ रहे हो, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये आपको भोजन पचाने में सहायता करती है। तो सबसे पहले हमारा पाचन कहाँ शुरू हो जाता है, मुंह से शुरू हो जाता है, दांतों के काटने से ही शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद चलो देखते हैं, अब यहाँ पे चीज चलेगी पूरी आहार नाल की। अभी आहार नाल क्या होता है, ठीक है, ग्रास नली क्या होता है, ये सारी चीजें समझेंगे, ठीक है। आयो वर्मा का है वो कट जाइए, उत्तेजन का है वो कट तो वैसे जाते, पॉज कर दिए, पानी पी लें, देखिए लोग अच्छे न लगे। ये समझ गया था हमने, ये समझ लिया मुंह के अंदर दांत होता है। दांत, अब दांत के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं, इनको बोलते हैं लार ग्रंथियां, ठीक है। लार ग्रंथियां समझेंगे, हम लोग पूरा आहार नाल समझेंगे, हम लोग समझेंगे एब्डोमेन क्या होता है, ठीक है, गुदा क्या होती है, फिर हम लोग समझेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत क्या होता है, इन सबके बारे में समझेंगे। तो वही है, यहाँ से हम बनाना शुरू करते हैं। ये है हमारी छोटी आंत, ठीक है। बस थोड़ा समय दो, अभी पता चल जाएगा सारी चीजें क्या होती हैं। चलो समझते हैं। तो यहाँ तक हमारी सारी चीजें समझ में आ गई। अब देखो होता क्या है, इससे पहले हमने समझ लिया था दांतों के बारे में, ठीक, दांतों के बारे में समझ लिया था। अब बारी आती है, थोड़ा सा हम लोग चलते हैं मुंह से। अब मुंह के अंदर देखो, पहले समझते हैं गुहा टर्म क्या होता है। ये जो गुहा देख रहा है, ये गुहा क्या टर्म है, इसका मतलब क्या है। गुहा का मतलब होता है खाली जगह, ठीक, गुहा का मतलब क्या होता है, खाली जगह। जैसे कि आपके मुंह के अंदर खाली जगह, तो यहाँ पे क्या हो गई, कैविटी। कैविटी मतलब क्या होता है, खाली जगह।
तो इसको क्या बोलेंगे, बक्कल कैविटी। क्या बोलेंगे, बक्कल कैविटी। जैसे आप जानते हो आपके ये जो नोज है इसमें भी आपको दिख रही है जगहें हैं, ठीक है, तो इसमें भी खाली जगह है, तो इसको बोलेंगे नजल कैविटी। क्या बोलेंगे, नजल कैविटी। इस तरीके से और भी जगह, जहां जहां भी जगह होती है उन सभी में कहीं ना कहीं कैविटी होती है। जैसे कि बेटा अब ये देखो, ये क्या है, एब्डोमेन। चाहे एब्डोमेन पढ़िए इसको और चाहे आप क्या पढ़िए, स्टमक पढ़िए, ये भी क्या है, खाली जगह ही है। अब बाकी चीजें समझते हैं। देखो यहां से यहां तक, यानी मुंह के अंदर जैसे ही खाना बढ़ता है तो यहां से आगे पहले जाएगा ग्रास नली में। कहां जाएगा, ग्रास नली में। ग्रास नली से जाएगा स्टमक में। कहां जाएगा, स्टमक में। अब स्टमक के बाद ये कहां जाएगा, ये जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत में ये खाना काफी देर रुकेगा, लगभग 2 से 3 घंटे। उसके बाद ये खाना कहां चला जाएगा बेटा, बड़ी आंत में। कहां चला जाएगा, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत से जाने के बाद मलाशय में जाएगा, मलाशय से फिर बाहर निकल जाएगा। बात समझ आ गई, ठीक। अब पहले समझते हैं कि आखिर ये चीज है क्या। अब देखो ये तो आपकी पूरी क्या हो गई, ईसोफेगस यहां से आता है, यानी कि ग्रास नली। उसके बाद आपका स्टमक आ गया, फिर आपके कहते छोटी आंत आ गई, फिर आगे बड़ी आंत, फिर आ गया कहते मलाशय, रेक्टम, फिर आ गया एनस, ठीक। अब यहां से यहां तक इधर लिख देते हैं, ठीक। यहां से लेकर और यहां तक ये पूरा कहलाएगा बेटा एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, आहार नाल। ये क्या हो जाएगा, आहार नाल। यानी कि देखो अब हमने आपको क्या बताया, ये पूरा जहां से खाना स्टार्ट होता है, सुन लो, जहां से हम खाना स्टार्ट करते हैं वहां तक से पूरा एनस तक, यानी बक्कल कैविटी से पूरा एनस तक की जो आपकी दूरी होती है क्या कहलाती है, आहार नाल कहलाती है। क्या कहलाती है, आहार नाल। यही बेटा बढ़ के अपना शेप हर जगह बदल लेती है, ठीक है, कोई अलग नहीं है। ये पूरा क्या है, अपना एक शेप बदल लेती है और अलग अलग शेप को अलग अलग हम लोगों ने नाम दिया है। तो ये पूरा बक्कल कैविटी यानी मुंह से लेके पूरा अंत तक ये क्या कहलाएगी, आहार नाल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आहार नाल। पूरा खाना इसी में डोलता रहता है, फिर 5 से 6 घंटे बाद आपका खाना पच जाता है, फिर ये बाहर आ जाता है। जब बात इतनी सी समझ में आई, ठीक। ये हमारा पूरा पाचन तंत्र है। अब पाचन तंत्र में क्या क्या स्टेप होते हैं, कैसे होता है, हमें ये समझना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे भाई साहब इसको, बक्कल कैविटी को, ठीक। अगर इसको समझ आएगा तो इसको बना पाओगे आप, तो इसको जरा बना लो 1 मिनट। अगर इसको बना लो तो मैं आपको और अच्छे समझा दूंगा, ठीक है। जरा इसको बना लो, 2 मिनट लगेगा। देखो सबसे पहला हम लोग क्या देखेंगे, पाचन में सबसे पहला स्टेप बक्कल कैविटी, यानी बक्कल कैविटी में हमारे दांत जो होते हैं पहले उसको कुतरते हैं, बढ़िया से खाना को छोटा छोटा काटते हैं, फिर इसमें लार मिलती है जिसमें 3 तरीके की ग्रंथियां पाई जाती है, 3 तरह की लार ग्रंथियां होती है, मैं आगे बताऊंगा आपको। फिर ये खाना बेटा फर्स्ट स्टेप में तो आ गया, सेकंड स्टेप में कहा जाएगा, ईसोफेगस यानी ग्रास नली में जाएगा। ग्रास नली से बेटा यहाँ पे एक होती है एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस होती है, याद रखिए। जैसे कि ये एक नली है, ठीक है, यहाँ पे बेटा एक एपिग्लॉटिस होती है। यहाँ पे 2 नलियां होती हैं, एक होती है विंड पाइप, ये फूड पाइप होती है, और ये होती है विंड पाइप। तो जो एपिग्लॉटिस होता है यहीं पर, तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, ये लुढ़कने का काम करता है। किधर लुढ़कने का, जैसे अगर बेटा याद रखिएगा, अगर खाना आ रहा है तो ये विंड पाइप को बंद कर लेगा। क्या कर लेगा, विंड पाइप को, यानी कि श्वास नली को बंद कर लेगा। श्वास नली को जैसे इस तरीके से बंद कर लेगा, यहाँ पे पूरा अपने आप को समा देगा। तो बेटा क्या होगा, विंड पाइप बंद हो गया, अब खाना कहाँ जाएगा, सीधे सीधे फूड पाइप में जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम जल्दबाजी में खाते तो एपिग्लॉटिस समझ नहीं पाता है, तो जब तक बंद होता है तब तक खाने का एक आध दाना उसमें विंड पाइप में चला जाता है, तो हम लोग को तुरंत खांसी आ जाती है, जिससे वो विंड पाइप से जो भी खाना है वो बाहर निकल है। ये हमारा एंटी मैकेनिज्म होता है, जिससे हमारे जो विंड पाइप है उसमें कोई भी दिक्कत ना हो और सांस क्लियरली जाए। क्या बात समझ आ गई। तो एपिग्लॉटिस ही क्या करता है, इनको रोकता है। क्या बात इतनी समझ में आई। हालांकि ये सारी चीज आपसे पूछी नहीं जाने वाली, ये सब फर्स्ट ईयर का मामला है, ठीक। आगे समझते हैं। अब ये तो बात हो गई फूड पाइप, तो फूड पाइप को ही बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं, ग्रास नली, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ईसोफेगस। ये ओइसोफेगस नहीं होगा, ईसोफेगस होता है। क्या होता है, ईसोफेगस। तो पहला चरण बक्कल पे कैविटी, यानी खाना मुंह के अंदर गया, फिर मुंह के अंदर से गया गर्दन में, गर्दन में यहाँ पे क्या है, ईसोफेगस है। ये पूरी स्टमक तक जाती है। कहां तक जाती है, स्टमक तक जाती है। कहां तक, स्टमक यानी पेट तक। तो पहला स्टेप बक्कल कैविटी, दूसरा स्टेप क्या है, ईसोफेगस। अब खाना तीसरे स्टेप में कहा जाएगा, स्टमक में जाएगा। कहां जाएगा, स्टमक में। अब बेटा इसको बोलते हैं, देखो ये क्या होती है, गुहा होती है भाई, गुहा तो है खाली जगह है, ठीक। और इसे बोलते हैं उदर। क्या बोलते हैं, उदर। तो क्या बोलेंगे,
उदर गुहा, क्या बोलेंगे इसको, उदर गुहा। तो ये हमारी क्या हो गई, उदर गुहा, ठीक, उदर गुहा, इसको उदर गुहा भी बोलते हैं। स्टमक को क्या बोलेंगे, उदर गुहा बोलते हैं। एब्डोमेन बोलते हैं पेट को, स्टमक को एब्डोमेन ही बोलते हैं, एब्डोमेन को हिंदी में उदर बोलते हैं। और एक तरीके से बेटा खाली जगह होती है इसलिए इसको गुहा बोलते हैं, तो उदर गुहा हो गई, ठीक, इतनी चीज समझ में आई होगी। फिर देखो थर्ड स्टेप में कहा गया खाना, स्टमक में। स्टमक में 2 से 3 घंटे रहता है, फिर आगे जाता है कहाँ, मतलब देखो यहाँ पे 2 से 3 घंटे इसलिए क्योंकि एसिड मिलता है, फिर बेस मिलता है, ठीक है, खाना रुकता है, पचता है, यहाँ पे प्रोटीन का पाचन होता है, फिर ये खाना आगे बढ़ता है, ठीक। अब जैसे ही खाना आगे बढ़ा थर्ड स्टेप में जाएगा बेटा, ये कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहा जाएगा, सॉरी फोर्थ स्टेप में, फोर्थ स्टेप में कहा जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में जाएगा, ठीक है। छोटी आंत में भी यहाँ पे भी खाने का पाचन होगा अच्छे से। किस चीज का पाचन होता है ये समझना जरूरी है, ठीक है। तो याद रखिएगा किस किस चीज का पाचन होगा, पहले तो प्रोटीन का पाचन होगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, फैट का पाचन होगा, किसका, फैट का, ठीक है बेटा। ना ही खनिज का पाचन होता है और ना ही आपका उसका क्या बोलते हैं, विटामिन का पाचन होता है। ना ही विटामिन का पाचन होगा, ना ही खनिज यानी मिनरल्स का पाचन होगा। क्यों, ये खुद ही इतने सूक्ष्म कण हैं कि इनको पचाने की आवश्यकता शरीर को नहीं पड़ती। तो पचाने की आवश्यकता किसको पड़ेगी, फैट को, प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट को। क्या बात समझ में आई, ये 3 चीजें पचाई जाती हैं हमारे पेट के द्वारा, बाकी चीजें नहीं, ठीक। जिसमें सबसे जो कठिन संरचना होती है वो प्रोटीन की होती है। तो प्रोटीन का पाचन 3 जगह होता है, वो हम आगे समझेंगे पूरे तरीके से, ठीक। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, बक्कल कैविटी, खाना कहाँ आएगा, बक्कल कैविटी में। सेकंड स्टेप ईसोफेगस, कहाँ, ईसोफेगस। फिर तीसरा स्टेप होगा वो होगा बेटा स्टमक, कहाँ होगा, स्टमक। चौथा स्टेप क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन, कौन सा, लार्ज इंटेस्टाइन। फिर आएगा 5वां स्टेप बेटा, 5वां स्टेप बेटा जब यहाँ पे खाना पच जाएगा, अब ये खाना, अब देखो जैसे यहाँ पे क्या होता है, खाना पच जाता है, अब जाता है ये बड़ी आंत में। बड़ी आंत में इसमें बेटा एक एंजाइम मिल जाता है बिलिरुबिन, ठीक है। बिलिरुबिन क्या करता है, उस उत्सर्जित कह सकते हो बेकार पदार्थ को, वज्र पदार्थ को पीले कलर में बदल देता है बिलिरुबिन, ठीक है। तो यहाँ पे मिलने के बाद फिर चला आता है कहाँ, ये रेक्टम में। 5-6 स्टेप में कहा जाएगा, रेक्टम में, मलाशय में, ठीक है। और फिर 7वें स्टेप में कहाँ चला जाएगा, एनस में। तो ये 7 स्टेप होते हैं, कौन से 7 स्टेप होते हैं। थैलाफोरा रीजन हो गए, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला क्या है, बक्कल कैविटी, पहला स्टेप क्या होगा, बक्कल कैविटी। दूसरा स्टेप ईसोफेगस, खाना कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में। तीसरा कहाँ जाएगा, स्टमक में, कहाँ जाएगा, स्टमक में। चौथा कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में। फिर कहाँ जाएगा खाना, बड़ी आंत में, कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में। फिर जाएगा बेटा रेक्टम में, मलाशय में। फिर कहाँ जाएगा, एनस में। और इस पूरे जो सिनेरियो आपको सामने आपको संरचना दिख रही है, ये पूरी संरचना क्या कहलाएगी, एलिमेंट्री कैनाल कहलाएगी, यानी कि आहार नाल कहलाएगी। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। तो पहला स्टेप कौन सा, मुख गुहा, बक्कल कैविटी, कौन सा, मुख गुहा। यहाँ पे बेटा 3 तरीके के आप देखेंगे, 3 तरीके की लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे होते दांत भी है, जीभ भी है और लाल ग्रंथियां भी है। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे 2 ही चीजें पढ़नी होती है, एक तो क्या पढ़ना होता है, दांत पढ़ना होता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक। और अब हम लोग पढ़ेंगे लाल ग्रंथियां, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं लाल ग्रंथियों को। इसमें आप इससे पहले समझ चुके हो कि पाचन के स्टेप क्या होता है, हम समझते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा बक्कल कैविटी में, तो उसमें बेटा लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं 3, कौन कौन सी होती हैं, एक होती है पैरोटिड ग्लैंड, एक होती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड और एक होती है सबलिंगुअल ग्लैंड। कौन सी, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड ग्लैंड। देखो पैरोटिड ग्लैंड जो होती है ये हमारे बिल्कुल यहाँ पे पाई जाती है, कान के पास, ठीक है, यहाँ से आपकी निर्धारित होती है, आपकी पाई जाती है कौन सी, पैरोटिड ग्लैंड। फिर आपके बेटा जबड़े के नीचे पाई जाती हैं, ये होती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, कौन सी, सबमैंडिबुलर ग्लैंड। और फिर बेटा सबलिंगुअल ग्लैंड होती है, जो जीभ के ये हिस्सा होता है, तो यहाँ पे सबलिंगुअल पाई जाती है, कौन सी, सबलिंगुअल। तो ये आपकी तीनों जगह आपको पता है, कान के पीछे कौन सी, पैरोटिड ग्लैंड। फिर बेटा जस्ट जबड़े के नीचे कौन सी, सबमैंडिबुलर ग्लैंड। फिर बेटा जीभ के नीचे कौन सी, मुंह के तल में कौन सी पाई जाएगी, सबलिंगुअल ग्लैंड। अब देखो इन सब का काम होता है भोजन को कहते पचने योग्य बनाना, भोजन को पचने योग्य बनाना, यानी कि उसको इतना ज्यादा मुलायम करना जिससे उसका पाचन अच्छे से हो सके, ठीक। अब जिसमें बेटा पैरोटिड ग्लैंड होती है, पैरोटिड ग्लैंड क्या करती है बेटा, अब ये समझ लो, ये पहले समझना ध्यान से कि लार बनती कितनी है। लार बेटा बनती है 1 से लेकर 1.5 लीटर बनती है पूरे दिन में। कितनी, 1 से लेकर 1.5 लीटर लार बनती है हमारे शरीर में पूरे दिन में। क्या बात समझ में आई, कितनी बनेगी, 1 से लेकर 1.5 लीटर। अब ये जो पैरोटिड ग्लैंड होती है इसका काम क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जो पैरोटिड ग्लैंड होती है ये बेटा ये भी सब क्या करती है, खाने को मुलायम ही बनाती है। अब जैसे क्या होता है, इसमें लार जो निकलती है यही सेम ग्रंथि किसमें पाई जाएगी,
सांप में भी, ध्यान समझना, तो पहुना होती है तो सांप में भी बेटा पैरोटिड ग्लैंड पाई जाती है, लेकिन अंतर से भिन्न होता है। हमारे में लार पाई जाती है, उनमें क्या पाया जाएगा, याद रखना, उनकी पैरोटिड ग्लैंड में पाया जाता है जहर, यानी कि टॉक्सिक। क्या पाया जाएगा, टॉक्सिक पाया जाएगा, यानी टॉक्सिन पाया जाएगा, जहर पाया जाएगा। और जैसे ही देखा होगा आपने कि यह सांप काटता है, ठीक है, अब उनके जो कैनाइन होते हैं, आपने देखा जो मोटे दांत होते बड़े बड़े, ठीक, तो जो दांत होते हैं उन्हीं के साथ में कौन सी बेटा ग्लैंड जुड़ी रहती है, पैरोटिड ग्लैंड जुड़ी रहती है। कौन सी ग्लैंड जुड़ी रहती है, पैरोटिड ग्लैंड। तो जैसे ही काटेंगे, अब प्रेशर किस पे पड़ा, पैरोटिड ग्लैंड पे, अब पैरोटिड ग्लैंड पे जैसे प्रेशर पड़ा वो तुरंत थोड़ा सा जहर रिलीज कर देती है, और वो जहर कहाँ चला जाता है, दांतों के सहारे आपके शरीर में चला जाता है। और फिर दांतों से जो भैया जहर जाता है तो उसमें समस्या दो प्रकार की हो सकती है, ठीक है। देखो पैरोटिड ग्लैंड क्या होता है बेटा, सांप में जो पाई जाती है पैरोटिड ग्लैंड, तो उसके अंदर जहर पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, जहर पाया जाएगा। और जैसे ही जहर हमारे शरीर में उतरेगा तो ये तो दो काम करेगा। क्या काम करेगा, देखो उसका पहला काम जो आएगा, पहले वो दिमाग को ब्लॉक करेगा। क्या करेगा, दिमाग को ब्लॉक करेगा। इसका पहला काम जो होता है वो होता है दिमाग को ब्लॉक करना। हाँ याद रखना, जब दिमाग को ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक, इसमें आपका क्या होता है, दिक्कत आती है। दूसरा बेटा ये करता है, दूसरा करता है जो खून परिसंचरण होता है, खून परिसंचरण होता है, कह सकते रक्त परिसंचरण, ठीक है, उसको धीमा कर देता है। क्या कर देता है, धीमा कर देता है। अब कैसे करेगा, ये भी तो पता चले भाई, रक्त परिसंचरण को धीमा कैसे करेगा, ये बेटा खून को गाढ़ा कर देता है। क्या कर देता है, खून को गाढ़ा कर देता है। अगर खून को गाढ़ा कर देगा, जब खून को गाढ़ा कर देगा तो भैया रक्त का परिसंचरण पूरे शरीर में होगा नहीं, और जब रक्त का परिसंचरण पूरे शरीर में नहीं होगा तो बेटा हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन ले जा ही नहीं पाएगा पूरे शरीर में, तो फिर क्या हो जाएगा, इंसान की डेथ 2 से 3 घंटे में हो जाती है। लेकिन इसमें इंस्टेंट डेथ होती है, क्योंकि आप जानते हो जब न्यूरॉन्स पे हमला होता है तो उसको तो कहीं से कोई सुधार भी नहीं सकता। न्यूरॉन्स मतलब खत्म मौत, जैसे वहां तक मामला पहुंचेगा। तो यहाँ पे तो आप सीधे पावर हाउस पे ही मामला गड़बड़ कर रहे हो, और यहाँ पे क्या है, रक्त को दिक्कत कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है, या तो आप क्या कर देते हो, उस अंग को काट देते हो, या फिर उसमें क्या करते हो, जो इतनी टाइट पट्टी बांधते हो जिससे खून आगे ना बढ़ सके। यही तो होता है, जैसे जैसे डॉक्टर के पास पहुंचे तो भैया वो इलाज कर देता है, अगर टाइम बच गया तो, अदरवाइज तो फिर तय तो बोलना ही है, ठीक। तो इतनी चीज ये तो करेगा कौन, संपौना करेगा। और किसमें बेटा उसके जहर आता है, पैरोटिड ग्लैंड में। किसमें होगा, पैरोटिड ग्लैंड में। फिर बेटा आती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड। अब इनसे कुछ एंजाइम निकलते हैं इन तीनों से, ठीक। अब कैसे एंजाइम निकलते हैं देखो समझो। जैसे पहला एंजाइम होता है लाइसोजाइम, ठीक। दूसरा होता है आपका एमाइलेज, इसमें 2 एंजाइम होते हैं, अभी हम आगे समझेंगे। फिर इसमें अगला आता है टालोइन, नहीं सॉरी म्यूलिन, म्यूलिन होता है। अब देखो इसमें 2 एंजाइम होते हैं, एक तो होगा आपका डाइस्टेज और एक हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं, टाइलिन। फिर 2 एंजाइम इसमें आ जाते हैं, तो ये बनता है एमाइलेज एंजाइम। अब देखो इन सबका कुछ काम होता है। क्या काम होगा, जो लाइसोजाइम होगा ना, लाइसोजाइम ये बेटा बैक्टीरिया को मारता है। किसको मारेगा, जो हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया आते हैं उनको खत्म करता है, तो बैक्टीरिया मारना ये किसका काम होगा, लाइसोजाइम का। तो किसका काम होगा, लाइसोजाइम का। क्या करेगा, बैक्टीरिया कौन मारेगा, लाइसोजाइम मारेगा। कौन मारेगा, लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम क्या करेगा, बैक्टीरिया को मारने का काम करेगा। ये चीज आपको याद रखनी है, लाइसोजाइम क्या करेगा, बैक्टीरिया को मारने का काम करेगा। अब एमाइलेज क्या करेगा, वो सॉरी म्यूलिन, एमाइलेज को अभी समझेंगे। म्यूलिन क्या करेगा, अब बेटा म्यूलिन क्या करेगा, खाने को चिपचिपा बनाएगा, खाने को चिपचिपा बनाएगा। क्या बनाएगा, चिपचिपा बनाएगा। कौन बनाएगा, म्यूलिन। अब बच्चे ये दो, अब ये दो बच्चे, तो बेटा ये क्या काम करेंगे, ये बेटा स्टार्च का पाचन करेंगे। किसका, स्टार्च का पाचन करेंगे, ठीक। इसका पाचन करेंगे, स्टार्च का, क्योंकि सबसे कठिन पाचन स्टार्च को ही तोड़ना होता है। सबसे देखो बेटा, स्टार्च एक कह सकते हो मिनरल है, खनिज है, जो कि कह सकते हो शरीर में थोड़ा बहुत हमारे लिए जरूरी होता है, पर ज्यादा मात्रा में नहीं, क्योंकि इसको पचाना बहुत मुश्किल होता है। जानवर इसको बहुत अच्छे से पचा लेते हैं, जैसे गैया, भैंसी, कुत्ता, बिल्ली,
ये सब क्या है, बहुत जल्दी इसको पचा लेते, क्योंकि इनके जो शरीर में ऐसी संरचना बनाएगी वो स्टार्च को अच्छा सा पचा ले। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे खाते हैं और सबसे ज्यादा स्टार्च किसमें पाया जाएगा, पेड़ पौधों में ही पाया जाएगा। समझ रहे हो? तो इनको पचाने के लिए भी इनको एक बेहतरीन पाचन तंत्र दिया गया है, खासकर गैया भैंसी। ठीक है, तो ये स्टार्च को बहुत अच्छे से पचा, देखो उनका मुंह चलता ही रहता है, करके चलता रहता है ना। ठीक, तो ये कौन करते हैं, सबसे स्टार्च का पाचन कौन करेगा, जानवर करेंगे। हमारे शरीर में स्टार्च का पाचन इतने अच्छे से नहीं हो पाता। ठीक है, अगर हम खा भी लेंगे तो बेटा इसका पाचन अच्छे से नहीं हो पाएगा, आप समझे, इसीलिए कम मात्रा में खाया जाता है। स्टार्च को बेटा मंड भी बोलते हैं, जो कि आप जानते हो किसमें पाया जाता है, आटे में भी पाया जाता है। आटे को छान दो, जो भूसी होती है इसमें स्टार्च पाया जाता है अच्छा खासा। ठीक, चावल में भी पाया जाता है, आलू में भी पाया जाता है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हमने क्या बताया बेटा, 3 लाल ग्रंथियां होती हैं। कौन कौन सी 3 लाल ग्रंथियां होती हैं? देखो, ये संख्या में गुणे 2 कर दो, यानी 2 इधर 2 इधर, टोटल कितनी हो जाएंगी, 4। ठीक है, जो पैरोटिड ग्लैंड होती है हमारी, टोटल 4 पाई जाती है, 2 इधर पाई जाती है। ठीक, सब मैंडिबुलर ग्लैंड पाई जाती है, सब लिंगुअल ग्लैंड पाई जाती है। फिर इसका ध्यान रखना, 1 से 1.5 लीटर लार बनाता है हमारा पूरा, हमारी जो मुग्गा यानी बक्कल कैविटी है, वो कितने लीटर लार बनाएगी पूरे दिन में, 1 से लेकर 1.5 लीटर। कितना? 1 से लेकर 1.5 लीटर। बेटा जो पैरोटिड ग्लैंड होती है किसमें, सांप में भी पाई जाती है, क्योंकि इसका अगर बाई चांस जहर हमारे शरीर में चला जाए तो पहले क्या करेगी, दिमाग को ब्लॉक करेगी। किसको? दिमाग को ब्लॉक करेगी। अगर ये नहीं करेगी तो हमारे रक्त परिसंचरण को धीमा कर देगा, कह सकते हो खून को मोटा कर देगी। ठीक, जिससे खून क्या हो जाएगा, वो आगे बढ़ नहीं पाएगा, और हीमोग्लोबिन जब पूरे शरीर में पहुंचेगा नहीं तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। फिर समझो 3 तरीके के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें पहला होता है लाइसोजाइम, दूसरा एमाइलेज, तीसरा म्यूलिन। कौन कौन सा? लाइसोजाइम, एमाइलेज, म्यूलिन। कौन कौन सा? लाइसोजाइम, एमाइलेज, म्यूलिन। ठीक, जिसमें बेटा लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया को मारेगा, बराबर भैया, बैक्टीरिया को मारेगा। फिर म्यूलिन क्या करेगा बेटा, खाने को चिपचिपा बनाएगा। और बेटा एमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च का पाचन करेगा। क्या करेगा? स्टार्च का पाचन करेगा। अब ध्यान से समझो, जो बेटा एक ग्रंथि होती है, आखिर ये है क्या? ठीक, तो बेटा ग्रंथि क्या होती है, इनमें कुछ ना कुछ ऐसे कह सकते हो लिक्विड होते हैं जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेते हैं। ठीक, हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेते हैं। अब ध्यान समझो, इसमें कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, कुछ बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, जो हार्मोन प्रोड्यूस करें, कह सकते हो सीधे सीधे हार्मोन क्या करता है, ये बेटा खून में मिलता है। इसमें खून में मिक्स हो जाता है, तो खून के साथ ही पूरा परिसंचरित होता है। कौन? हार्मोन। लेकिन बेटा एंजाइम ऐसा है जो खून के साथ परिसंचरित नहीं होता। ठीक है, ये अलग निकलता है। जैसे बेटा पसीना है, पसीना कभी आपके खून के साथ आता है? नहीं आता। तो पसीना हमारे लिए क्या हुआ, एक एंजाइम हुआ। जैसे लार है, क्या लार कभी खून के साथ आती है? नहीं। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक एंजाइम हो गया। अब जैसे आप मान लो बेटा आंसू है आंख का, तो ये बेटा कभी खून के साथ आता है? नहीं। अब बेटा वो बात अलग है, कहते हैं लहू बन के आंसू बरसने लगे, वो चीजें अलग है, वो गाने हैं, वो गाने में चीजें अलग हैं, रियल लाइफ में चीजें अलग है। तो आंसू में कभी कोई ब्लड नहीं आता, तो वो भी क्या है, एंजाइम। वो खाली बस हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, जिससे हमारी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाए, उनके लिए गाने गा रहे हैं, वरना उनका कोई काम धंधा नहीं है। ठीक, तो याद रखिएगा, हार्मोन क्या होंगे बेटा, खून के साथ परिसंचरित होंगे, और जो एंजाइम होंगे ये बेटा खुद से ही निकलेंगे, इनमें खून की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, इतनी सी बात समझ में आई। तो पसीना क्या हुआ, एक तरीके का एंजाइम ही हुआ। उम्मीद है अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि आप समझ गए होंगे। और जो बेटा 3 तरीके की ग्लैंड है, इनके नाम आपको याद हो गए होंगे, और इनमें बेटा जो एंजाइम है वो आपको याद हो गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग अच्छे से इनको लिखेंगे, फिर नोट्स बनाएंगे, तब अच्छे समझ में आएगा। ठीक, इतना किसी को दिक्कत, कुछ पूछना? ठीक, आज के लिए यहीं पे क्लास होगा।